राम मनोहर लोहिया एक नारा दिया करते थे, पिछड़े पावे 100 में 60, यानी राजनीति में हिस्सेदारी हो या फिर संसाधनों पे किसी के अधिकार की बात हो तो पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी 60% होनी चाहिए। लेकिन बिहार के नेता एक नारा दिया करते थे उस वक्त कि 100 में 90% हमारा है और 90 में वो पिछड़े और आदिवासियों को एक साथ जोड़कर चलते थे। जगदेव प्रसाद एक और बात भी कहते थे कि हिंदुस्तानी समाज दो ही भागों में बटा हुआ है, 10% शोषित में और बाकी और वर्ग में। लेकिन बीएसपी के जो संस्थापक थे काशीराम, उनका नारा था कि जिसकी जितनी संख्या हो उसकी इतनी हिस्सेदार हो। जातिगत प्रतिनिधित्व को लेकर के ये तमाम नारे दिए गए और इसका निचोड़ ये था कि जिस जाति की जितनी आबादी हो उसका उतना हक होना चाहिए। और इसी जातिगत प्रतिनिधित्व का हवाला देते हुए जातिगत जनगणना की मांग कुछ समय से जोर पकड़ रही थी और इसी क्रम में बिहार सरकार ने जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों को जारी किया है। अब पिछले कुछ सालों में राजनीतिक दलों ने जाति जनगणना कराने की मांग लगातार उठाई, लेकिन विपक्ष और एनडीए के भी कई सहयोगी दल राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मांग करते रहे हैं और इसलिए आज हम इस पर ही बातचीत करने वाले हैं। जातिगत जनगणना पर कि बिहार सरकार के आंकड़ों में क्या कुछ निकल कर आया और इसके मायने क्या कुछ है, इसको भी हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ये कि इसके मायने बिहार में कैसे खास है और बिहार में क्या कुछ हो रहा है। बिहार में जाति आधारित जनगणना में क्या कुछ निकल कर आया, उन आंकड़ों को पहले एक मोटे तौर पर समझा देते हैं और फिर जातिवत भी हम आपको आंकड़ों को समझाएंगे। आंकड़े बताते हैं कि बिहार में सबसे ज्यादा अत्यंत पिछड़े वर्ग की आबादी है, जिसे राज्य में ईबीसी के रूप में कैटेगराइज किया गया है। अब इनकी आबादी 36% है बिहार में और संघ के मुताबिक तकरीबन 13 करोड़ कुल आबादी बिहार की है और इसमें बिहार में बाहर रहने वाले प्रवासी भी शामिल है, जिनकी संख्या 53,72,000 के आसपास है। यानी 54 लोग बिहार की सीमा से बाहर रहते हैं। सीमा के भीतर रहने वालों की संख्या 12 करोड़ 53 लाख है लगभग। अब सर्वे के मुताबिक कुल आबादी में पिछड़े वर्ग की संख्या है 3 करोड़ 63 लाख के आसपास, यानी 27.21। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है लगभग 36%। अनुसूचित जाति है दलित समुदाय जिसे आप कह सकते हैं, उनकी आबादी है 2 करोड़ 56 लाख 89,000, यानी कि 19.65%। अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी आबादी है 21 लाख 99,000 के आसपास, यानी 1.68% के आसपास। एक कैटेगरी है अनारक्षित लोगों की, जो अगड़ी जाति के माने जाते हैं। इनकी आबादी है फॉरवर्ड कास्ट भी आप इसे कह सकते हैं। उनकी आबादी है 2 करोड़ 2 लाख लगभग 91,000, यानी 15.25%। पहले आपको बताते हैं कि जातिगत सर्वे की पूरी प्रक्रिया कैसे हुई है और कैसे अमल में लाया गया। जातिगत जनगणना पर जो आंकड़े अब आए हैं उनकी शुरुआत कंप्यूट करने की जो शुरुआत है तकरीबन 4.5 साल पहले हुई थी। बिहार विधानमंडल में 18 फरवरी 2019 को राज्य में जाति आधारित जनगणना हुई और सर्वे करवाने का एक प्रस्ताव पारित किया गया। बिहार विधानसभा के 9 राजनीतिक दल सहमति जताते हैं और फिर ये फैसला लिया गया कि राज्य सरकार अपने संसाधनों से जातिगत आधारित जनगणना करवाएगी और इसके बाद 2 जून 2022 को बिहार कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी। ये भी आपको बता देते हैं यहाँ पे कि तब उस समय भारतीय जनता पार्टी में सहयोगी थी। अब इसके कुछ ही दिनों बाद जेडीयू और बीजेपी की दिशा अलग हुई और फिर एक नया अलायंस बना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उस वक्त कहा कि आज गांधी जयंती के शुभारंभ के शुभ मौके पर जातियों के बारे में सिर्फ ना पता चला है, बल्कि आर्थिक स्थिति की भी जानकारी नीतीश कुमार को मिली और इसी के आधार पर इसके ही आधार पर लोगों के विकास की बातचीत हम करने वाले हैं। अब आपको बताते हैं कि ये जाति सर्वे हुआ कैसे। 2 चरणों में से किया गया। पहले चरण में ये सर्वे मकानों के जरिए हुआ और इसके तहत लगभग जनवरी 2023 तक मकानों का नंबरीकरण पहले किया गया, यानी नंबर में डिवाइड कर दिया गया और फिर एक लिस्ट बनाई गई जिसमें टेबल में उसे रखा गया। दूसरे चरण में राज्य के सभी नागरिकों के जनगणना का काम 15 अप्रैल 2023 को शुरू हुआ। 5 अगस्त 2023 को जातिगत सर्वे का एक काम किया गया और फिर उस वक्त ये काम पूरा किया गया। सर्वे में बिहार में कुल परिवारों की संख्या 2 करोड़ 83 लाख के आसपास हुई और इस समय के दूसरे चरण में परिवारों से कई तरह के सवाल पूछे गए। कुल 17 सवाल पूछे गए। उम्र, लिंग, धर्म, जाति के अलावा किस सदस्य ने कहाँ तक पढ़ाई की है, परिवार के लोग क्या करते हैं, उनके पास खेती की जमीन है या नहीं, व्यवसाय क्या है, जमीन और मकान की जानकारी और कुल आमदनी को लेकर के सवाल थे। राज्य सरकार के मुताबिक इसका उद्देश्य क्लियर था कि इससे लोगों की
जानकारी मिलने पर सरकार को नीति बनाने में और योजना का लाभ बनाने में कहीं ना कहीं आसानी मिलेगी। बिहार में 200 से ज्यादा जातियां अलग अलग वर्गों में इस वक्त कैटेगराइज्ड है। सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक राज्य में यादव समाज 44%, भूमियार 2.86%, राजपूत 3.45% है, ब्राह्मण 3.66%, कुर्मी 2.88%, मुसहर 3% है, तेली समाज है 2.81%, मल्ला समाज है 2.60% लगभग। जो कि ये जातियों की लिस्ट आप जानते हैं बिहार में बहुत लंबी है, इसलिए एक साथ फिलहाल आपको बता नहीं पाएंगे, लेकिन कुल मिलाकर ऐसा ही है। अब इसके मायने क्या है ये भी आप समझें। इसका श्रेय बिहार सरकार लेना चाहती है जाहिर तौर पर, और बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार है। दोनों पार्टियां कई समय से और काफी लंबे वक्त से इस बात का डिमांड भी कर रही थी कि देश में ओबीसी जनगणना होनी चाहिए और उसका श्रेय वो ले लेंगे। इन आंकड़ों के सहारे कम से कम केंद्र सरकार पर एक दबाव बनाने की कोशिश होगी कि देश भर में ऐसी जनगणना करवाई जाए। और साथ ही साथ अब जब आंकड़ों के सहारे ये पता चलने लगा कि ओबीसी की जनसंख्या ज्यादा है, केंद्र सरकार पर इस बात का भी दबाव होगा कि ओबीसी को जो 27% आरक्षण दिया गया है उसका भी कोटा और बढ़ा दिया जाना चाहिए। और यही वजह है कि जातिगत जनगणना कहीं ना कहीं करवाई गई है। अब इसी समय में एक और डेटा आया है, धर्म का डेटा। बिहार में किस धर्म के कितने लोग हैं ये भी आप जान लीजिए। हिंदुओं की आबादी है 10,71,92,000 के आसपास, यानी 81.99%, 82 आप कह सकते हैं। मुस्लिमों की आबादी है 2,31,49,000 के आसपास, यानी 17.70%। बौद्ध 1,11,000 यानी 0.08%। ईसाई है 75,000 यानी 0.05%। एक और दिलचस्प बात इसमें यह है कि जाति सर्वे का ये डेटा सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से पहले हुआ है, यानी एक दिन पहले। इस अभियान को कानूनी चुनौती दे दी गई थी और खुद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार के पास जातिगत जनगणना कराने का कोई अधिकार नहीं है। जनवरी में सर्वे जैसे ही शुरू हुआ ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 20 जनवरी को याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया कि इसमें मेरिट नहीं मिल रहा है। हाईकोर्ट जाने की भी सलाह केंद्र सरकार को दी गई। फिर मामला पटना हाईकोर्ट पहुंचा। 4 मई 2023 को हाईकोर्ट ने इस जाति सर्वे पर अंतिम रोक भी लगाई और उस समय राज्य सरकार ने कोर्ट में कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक एक्ट को लेकर के हवाला दिया और कहा कि हर तरह का गणना करने का हक राज्य सरकार को है। अब बिहार सरकार ने सर्वे शब्द पर उस समय जोर दिया और फिर हाईकोर्ट की तरफ से फैसला आया कि जातिगत जनगणना वैध और कानून होगा। फिर इस फैसले को एक सोच एक प्रयास के नाम से एनजीओ समेत कई संगठनों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से उसके बाद जवाब मांगा और केंद्र ने विरोध करते हुए उस समय सेंसेक्स एक्ट का हवाला दिया कि केंद्र सरकार ही इस तरीके से जनगणना करवा सकती है, राज्यों को इसका अधिकार नहीं है। वहीं बिहार सरकार ने भी उस समय कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक के दलील को दोहराया जो हाईकोर्ट में उन्होंने दिया। 6 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मामले में वो विस्तृत सुनवाई करेंगे और फिर कोई फैसला देंगे। कोर्ट ने फिर अगली सुनवाई अगली तारीख 3 अक्टूबर तय की। साथ ही जातिगत सर्वे के प्रकाशन पर भी रोक की मांग को नहीं माना। अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले सरकार ने ये आंकड़े जारी कर दिए। तो जाहिर तौर पर 2024 पर ये सारी चीजें टिकी है, लेकिन कई विपक्षी दल हैं जो जातिगत जनगणना की मांग केंद्र से करते रहे अब तक और अभी भी कर रहे हैं। उनका तर्क है कि जातियों की जनगणना होने से उन तक योजनाएं सफल तरीके से पहुंच पाएगी और अधिकार दिलाने में आसानी होगी। हालांकि एक पहलू राजनीतिक वोट बैंक का है और जानकार ये भी कहते हैं कि यही पहला मुद्दा है जो बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव को साथ लाया है। अब जानते होंगे कि कई जगह पढ़ते भी होंगे कि इस जाति के इतने लोग इतने लोगों को टिकट, तो जाहिर तौर पर राजनीतिक अर्थ निकाला जाए तो राजनीतिक ही एक समावेश है। कांग्रेस ने भी पिछले कुछ समय से राष्ट्रीय जनगणना को लेकर के कैंपेनिंग शुरू किया है, लेकिन ये कितना सफल हो पाता है। लेकिन एक बात तो तय है कि बीजेपी अब इसे एक मास्टर स्ट्रोक की तरह जरूर ले रही है और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी अब मंच पर होते हैं विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए या फिर केंद्र सरकार के प्रचार के लिए, तो वो इसका ही जिक्र करते हैं कि गरीबी सबसे बड़ी जाति होनी चाहिए। लेकिन क्या नीतीश कुमार जातिगत जनगणना के बाद सफल